9वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का अध्याय गति, जिसमें हमने सीखा था कि जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं के मुकाबले स्थान में परिवर्तन कहते हैं तो उसको हम गतिशील वस्तु कहते हैं। परंतु वह वस्तु अगर अपने चारों ओर की वस्तुओं के मुकाबले स्थान में परिवर्तन ना कहे तो उसको विराम अवस्था में कहा जाता है। इस प्रकार से आपने बहुत सारी वस्तुएं विराम अवस्था में या चलती हुई देखी होंगी। आपको रोड पे चलते हुए कार, जीप, बस, ट्रक आदि वाहन याद आ रहे होंगे, जिसमें आपने देखा था कि वो सब वाहन अपने चारों ओर की वस्तुओं के मुकाबले, उसके चारों तरफ पेड़ हैं और दूसरे वाहन हैं या सड़क पे बने हुए अनेकों प्रकार के निशान हैं, उनके मुकाबले अपने स्थान को लगातार परिवर्तित कर रहे हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि वो वस्तुएं लगातार गतिशील हैं। परंतु आपने कुछ और चीजें भी महसूस की होंगी। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के साथ पैदल चल रहे हैं और आपके पास से कोई मोटरसाइकिल पर से गुजरता है तो वह आपसे आगे निकल जाता है। तो एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि वह आगे क्यों निकला, उसका कारण क्या रहा होगा, या आप उसको कहना चाहें कि वह आगे क्यों निकला तो संभवतया आपका उत्तर होगा कि वह आपसे तेज चल रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि उसकी गति आपसे तेज है। कैसे हम पता लगाते हैं कि वस्तुओं की गति भिन्न हो सकती है, कौन सी वस्तुएं तेज चलती हैं, कौन सी वस्तुएं धीमी चलती हैं? आपने देखा कि सड़कों के ऊपर जो वस्तुएं आगे निकल जाती हैं वह चारों तरफ की वस्तुएं, क्योंकि दो अलग अलग वस्तुओं को हम मान के चल रहे हैं, उसमें जो वस्तु चारों ओर की वस्तुओं के मुकाबले जल्दी अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है या तेजी से अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम उसको कहते हैं कि वह तेज गति से चल रही है। आपका मित्र जो मोटरसाइकिल के ऊपर आपसे पास से गुजरा था वह आपसे आगे क्यों निकला? क्योंकि वह तेज गति से चल रहा था। इस प्रकार से उसकी गति आपके मुकाबले तेज रही। परंतु आप क्योंकि पैदल चल रहे थे, आप अपने चारों ओर की वस्तुओं के मुकाबले धीरे मूव कर रहे थे अपने उस मित्र के मुकाबले, इसी वजह से आपकी गति उसके मुकाबले कम हुई। तो इस प्रकार से गतियां तेज या धीमी हो सकती हैं। कोई वस्तु आगे निकल सकती है, कोई वस्तु पीछे निकल सकती है। परंतु यह तो सिर्फ गति का एक दूसरे के मुकाबले यह देखना हुआ कि कौन तेज है और कौन धीमी है। परंतु इसको, गति को समझने का एक और तरीका हो सकता है। वह क्या कि गतियां समान हो सकती हैं। समान मतलब एक समान गति, उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप से स्वयं से चाहें तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक समान गति से चल रहे हैं या असमान गति से चल रहे हैं। अब यह एक समान गति क्या है? अब एक समान गति को हम परिभाषित करना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। आइए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पे मानते हैं कि आप किसी बिंदु से चलना से आरंभ हुए, आप ए बिंदु से चले, आप बी बिंदु तक गए। यहाँ पे ए से बी की दूरी, बीच की दूरी जो है वो मान लेते हैं हम 5 मीटर है और इसको तय करने में आपको 5 सेकंड का समय लगा। इसी प्रकार से हम एक और मानते हैं यहाँ पे कि बी से सी तक आप गए, यह भी दूरी 5 मीटर ही है और इसको तय करने में भी आपको 5 सेकंड लगे। अब यहां से एक चीज स्पष्ट है, वो ये कि आप 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय कर रहे हैं, चाहे आप ए से बी गए हों या बी से सी गए हों। इसी प्रकार से अगर आप सी से एक अन्य बिंदु डी के ऊपर जाते हैं और अगर यह दूरी भी 5 मीटर ही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप 5 सेकंड में ही अगर यह दूरी तय कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो गति है वह एक समान गति है। क्यों? क्योंकि आपने समान समय अंतराल में समान दूरी तय की है। तो इस वजह से जब भी आप या जब भी कोई वस्तु
एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। इसी के लिए हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। मान लिया हमारे पास कोई बिंदु P है और वह आप जा रहे हैं उस बिंदु Q से, P से लेकर के Q तक, और अब मान लेते हैं कि यह दूरी 2 मीटर है और इसको चलने में आपको 2 सेकंड का समय लगा। अगले Q से लेकर के मान लीजिए ये R है और यह दूरी भी 2 मीटर है और इसको भी तय करने में आपको 2 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रकार से हम यहां पे भी कह सकते हैं कि यह भी गति एक समान गति है। तो इस प्रकार से एक समान गति सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि एक समान समय में एक समान दूरी तय करे। वह जरूरी नहीं है सिर्फ 2 या 3 बिंदुओं के लिए, वो हर जगह पे वो दूरी एक जैसी रहेगी। अब बात करते हैं असमान गति की। असमान गति क्या होगी? देखिए यहां पे हमने देखा कि जब समान समय में समान दूरी तय करता है, अगर इनमें से कोई भी एक, किसी भी एक को हम असमान कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि समान समय में असमान दूरी या असमान समय में समान दूरी या असमान समय में असमान दूरी अगर वो तय करता है, तो इस प्रकार से जो गति बनती है वह असमान गति होती है। आइए इनको बारी बारी से समझते हैं, तीनों प्रकार को। यहां पे मैंने कहा कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, हम यहां पे मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई भी, आप अपने आप को स्वयं यहां पे मान सकते हैं कि आप 2 सेकंड में, पहली 2 सेकंड में मान लेते हैं कि आपने 2 मीटर की दूरी तय की पहली 2 सेकंड के अंदर, और उसके बाद अगली 2 सेकंड में आपने 3 मीटर की दूरी तय की। तो आप देख रहे हैं यहां पे समय तो समान है, परंतु जो दूरी तय की गई है वह समान नहीं है। तो इस प्रकार से जो गति होगी उसको हम कहेंगे असमान गति। ये तो पहली बात हुई। अब बात करते हैं असमान समय में समान दूरी। अब इसी तरीके से मान सकते हैं हम कि यहां पे पहले 2 मीटर वह दूरी तय करता है, मान लेते हैं 2 सेकंड में, और अगले 2 मीटर फिर से वो 2 मीटर जाता है और 2 मीटर की दूरी वह तय करता है अब की बार 3 सेकंड में। यहां पे आप देख सकते हैं दूरी तो समान है परंतु समय समान नहीं है। तो इस प्रकार से यह गति भी असमान गति हुई। इसके अलावा तीसरी प्रकार हम करते हैं असमान समय में असमान दूरी। उसी टाइप से हम यहां पे मान सकते हैं कि पहली 2 मीटर की दूरी यहां पे मानते हैं वो 2 सेकंड में तय कर रहा है, और अगले 3 मीटर की दूरी मान लेते हैं वह 4 सेकंड में तय कर रहा है। उससे अगले 2 मीटर मान सकते हैं, 3 मीटर मान सकते हैं आप, 4 मीटर, कुछ भी असमान रहे, और वह तय कर रहा है अब की बार 5 सेकंड के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो दूरी समान है और ना ही समय समान है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम यहाँ पे कहेंगे असमान गति। तो इस प्रकार से हमारी बनती है एक समान गति जो समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, असमान गति जो समान समय में असमान दूरी या असमान समय में समान दूरी या असमान समय में असमान दूरी तय करता है। तो इस प्रकार की गति जो होती है वो असमान गति होती है। समझने के लिए एक आसान सा बिंदु मैं आपको बताता हूं। समान समय में समान दूरी, वह गति हो गई एक समान गति। अब यदि इनमें से कोई भी एक असमान हो जाए या दोनों ही असमान हो जाए, समझिए इस बात को, कोई भी एक, चाहे तो वो दूरी चाहे समय, उनमें से कोई भी एक असमान हो जाता है तो वह असमान दूरी हो जाएगी, या दोनों ही असमान हो जाए तो भी वह असमान दूरी होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समान गति वो असमान गति होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं एक इस सारणी की सहायता से। अब यहाँ पे सारणी देख सकते हैं। इस सारणी के अंदर एक तरफ यहाँ पे समय दिया गया है, नीचे की तरफ इसमें यह वस्तु A है, उसकी दूरी है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर में दी गई है, और दूसरी वस्तु B के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे भी ये मीटर के अंदर दी गई है। अब इन दोनों को देख के आपको यह तय करना है कि क्या दोनों की गति समान है या असमान है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं A के बारे में। A के बारे में अगर देखें
तो यहाँ से जैसे टाइम दिया गया है 9:30, 9:30 सुबह और 9:45 तक, यानी कि इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है वह 15 मिनट का है। 15 मिनट के अंदर वह दूरी तय कितनी करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। उसके बाद अगले 15 मिनट में, क्योंकि यह समय अंतराल भी 15 मिनट का है, फिर से वह 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगले 15 मिनट में फिर से, क्योंकि 10 से लेकर के 10-15 तक का समय है, फिर से 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे फिर 15 मिनट का समय है यहाँ पे, और इसमें भी वह 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हर बार आप देख रहे हैं 15 मिनट का अंतराल है और दूरियों के बीच का अंतर भी लगातार यहाँ पे 10 मीटर का बना हुआ है। तो इनको देखते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वस्तु A है वह तो एक समान गति से चल रही है, तो वस्तु A की जो चाल है या गति है वह एक समान गति है। अब बात करते हैं वस्तु B के बारे में। समय अंतराल एक जैसा है, परंतु यहाँ पे दूरी के बारे में देखते हैं। अब दूरी के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतराल 7 मीटर का है और अगले 15 मिनट के अंतराल सिर्फ 4 मीटर का है। अगले 15 मिनट के अंतराल में यह 12 मीटर का हो जाता है और अगले 15 मिनट में यह सिर्फ 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगले 15 मिनट में 4 मीटर की दूरी है और अगले 15 मिनट में 3 मीटर की दूरी इसने तय की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समान समय में असमान दूरी लगातार, यहाँ पे कहीं पे भी इनके बीच में गैप, जो अंतराल है वो एक जैसा नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वस्तु B है वह असमान गति के साथ चल रही है। तो जो वस्तु B की गति है यहाँ पे वह असमान गति है। तो इस तरह से आप सारणी बना के, किसी भी दो वस्तुओं की सारणी बना के आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी समान गति से और कौन सी वस्तुएं असमान गति से चल रही हैं। अब बात हम कर रहे हैं गति की, और गति में हमने सीखा था कि वस्तु समय अंतराल के बाद, या यूं कहें कुछ समय अंतराल के बाद कुछ दूरी तय करती है। तो हमें इस गति की दर का मापन करना हो तो वो कैसे करें? तो आइए सीखते हैं गति की दर के मापन के बारे में। गति की दर का मापन। टीवी के ऊपर जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पे गेंदबाज की गति बताई जाती है। वहां पे लिखा होता है 148 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे यह क्या है? यह गति की दर का मापन है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जो गेंद है, गेंदबाज ने उस गेंद को फेंका है, वह अगर उसी गति से फेंकी जाए तो वह 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 148 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। तो इस प्रकार से वह 148 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे के अंदर तय कर रही है। तो इस प्रकार से हम गति की दर का मापन करते हैं। अब जब आप अपने गांव से या शहर से बाहर किसी वाहन के अंदर गए होंगे तो वहां पे भी आपको वाहन की गति का पता चला होगा। आपने देखा होगा कि वहां पे एक मीटर लगा हुआ होता है, वह वस्तु की या जो वाहन है उसकी गति को बताता है। वहां पे आपने सुई देखी होगी, कभी वह 50 के ऊपर आ जाती है, कभी 60 के ऊपर, कभी 70 के ऊपर। यहाँ पे जो वो दूरी वो गति माप रहा है वह किलोमीटर प्रति घंटा है। उसका मतलब भी यह है कि वह 1 घंटे में इतनी दूर चला जाएगा। इसी प्रकार से आपने अन्य वस्तुओं के बारे में भी देखा होगा, या जैसे इसी वीडियो के आरंभ में मैंने आपसे बताया था कि कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं, कुछ धीमी चलती हैं। आप धीरे चल रहे हैं, आपका मित्र जो मोटरसाइकिल के ऊपर था वो आपसे तेज चल रहा है। वहां पे हो सकता है कि आपकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, आप तेजी से चल रहे हो, परंतु आपके मित्र जो मोटरसाइकिल के ऊपर चल रहा है उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो यहाँ पे यह गति की दर को मापने का एक तरीका है। परंतु क्या सिर्फ गतियों को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर ही व्यक्त किया जाता है या कोई और भी तरीका है? तो देखिए, हमें पता है
कि मापन के लिए हम अलग अलग प्रकार की इकाइयां उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहां पे भी हम अलग अलग प्रकार की इकाई उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि गति के अंदर हमने पढ़ा था जो गति होती है उसके दूरी बटा समय। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि गति के अंदर यहां पे दो प्रकार की राशियां हैं, एक दूरी है और दूसरा समय है। इन दोनों को ही हम अलग अलग प्रकार से या अलग अलग इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि मैं दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करता हूं और समय को घंटा में व्यक्त करता हूं तो वह बन जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। उसके ऊपर -1 का साइन लगा के हम कर सकते हैं, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा अगर दूरी को मैं यहां पे व्यक्त करता हूं मीटर के अंदर और समय को व्यक्त करता हूं घंटे के अंदर, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति घंटा, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर आवर या मीटर प्रति घंटा। इसके अलावा अगर समय को यहाँ पे सेकंड में व्यक्त किया जाता है तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या इस तरीके से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी व्यक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दूरी की इकाइयां अलग हो सकती हैं, समय की इकाइयां अलग हो सकती हैं, दोनों की ही इकाई अलग अलग हो सकती है, तो उनको व्यक्त करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। यहां से अब हम यह समझ सकते हैं कि गति को विभिन्न इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परंतु जब आप कहीं लंबी दूरी के ऊपर जाते हैं, आप अपने किसी मित्र के या किसी रिश्तेदार के यहां पे जाते हैं और वहां पे आपको जाने में कुछ समय लगता है और आपको उसकी दूरी का अंदाजा होता है, तो आप उस चाल को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आपके पास जवाब हो सकता है कि वहां पे हम कुल दूरी जो भी होगी वो लिखेंगे और जो कुल समय लगा है उसको लिखेंगे, और इस प्रकार से यहां पे हमारे पास आ जाती है चाल। परंतु इस चाल को हम क्या कहते हैं? अभी तक ये ध्यान रखें, जो हमने पढ़ा वहां पे छोटे समय के लिए, छोटे या थोड़े हम कह सकते हैं समय के लिए ही हमने गणना की थी। परंतु अब की बार जब हम यह चाल पढ़ रहे हैं, यहां पे हम कुल दूरी जो कि काफी लंबी हो सकती है और कुल समय ले रहे हैं। इस प्रकार की जब चाल होती है जिसमें हम कुल दूरी और कुल समय को लेते हैं, इस चाल को हम कहते हैं औसत चाल। तो यह होती है औसत चाल। औसत चाल मतलब कुल दूरी कुल समय, यह बनेगी हमारी औसत चाल। तो इस प्रकार से आप लंबी दूरी को व्यक्त करना चाहें तो वह औसत चाल होती है। यहां पे हम कहना चाहें तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां पे गए हुए हैं और उनकी दूरी आपके घर से 70 किलोमीटर की है और वहां पे पहुंचने में आपको लगता है 1 घंटे का समय। तो इस प्रकार से जो आपकी औसत चाल बनी वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सामान्य मतलब अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आपको यहां पे ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रहा है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा वहां की कुल दूरी बटे कुल समय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 70 किलोमीटर की दूरी तक इसी स्पीड से या इसी चाल से आप चले हैं। संभवतया रास्ते में कोई मोड़ आया होगा, स्पीड ब्रेकर आया होगा, या और गांव या शहर बीच में आए होंगे, तो वहां पे आपको गाड़ी धीमी करनी पड़ेगी। और बीच में हो सकता है कुछ ऐसी भी जगह आई हो जहां पे रोड खाली मिला हो, अच्छा मिला हो, वहां पे आपकी स्पीड 70 से ज्यादा भी रही हो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय व्यक्त कर लेते हैं और वहां से हमारे पास ये निकल आता है जो औसत चाल है वो। अब यहां पे इसके लिए सूत्र हमने सामान्य रूप से ये लिखा, अगर हम इसको औसत चाल को v और कुल दूरी को s से व्यक्त करें और समय को t से व्यक्त करें तो यह फार्मूला बन जाता है हमारे पास औसत चाल का।
तो इस प्रकार से हम औसत चाल को फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं एस कुल तय की गई दूरी, टी कुल लिया गया समय और वी औसत चाल। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। अगर दूरी को हम मीटर में व्यक्त करें और टाइम को या समय को हम सेकंड में व्यक्त करें तो इसका मात्रक बन जाता है चाल को मापने का, वो बनता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम उसका मात्रक भी लिख सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण के साथ इस औसत चाल को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक वस्तु को पहली 16 मीटर की दूरी तय करने में समय लगा, मान लेते हैं यहां पे 4 सेकंड का। ये सवाल, ये उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर भी है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। उदाहरण है 8.1। तो 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में वह तय करता है। इसके बाद अगली 16 मीटर की दूरी को वह 2 सेकंड के अंदर तय कर लेता है। अब एक बात तो आपको यहां पे अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है, वो ये कि क्या यह व्यक्ति या वस्तु एक समान चाल से चल रही है या असमान चाल से चल रही है। आपको इसका उत्तर जरूर लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब यह इसकी हमें औसत चाल निकालनी हो, औसत चाल कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करें। तो देखिए, औसत चाल के लिए यहां पे मैंने अभी आपको बताया था कुल तय की गई दूरी हम निकालेंगे। तो यहां पे हम निकालें कुल दूरी, तो वह बनती है, देखिए वह 16 मीटर और दोबारा फिर से 16 मीटर गया है, तो कुल दूरी हो गई यहां पे 32 मीटर। तो दूरी जो है वह 32 मीटर की है। दूसरा, हमें कुल समय चाहिए और कुल समय की बात यहां पे करते हैं। तो कुल समय पहले 4 सेकंड फिर 2 सेकंड, तो कुल समय यहां पे लगा है 6 सेकंड का। तो इस प्रकार से औसत चाल हम निकालना चाहें, औसत चाल, तो औसत चाल हमारे पास बनती है कुल तय की गई दूरी 32 मीटर, कुल लिया गया समय 6 सेकंड का। तो यहां पे औसत चाल बनेगी 5.33 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम उस वस्तु की औसत चाल निकाल सकते हैं। आइए अब एक और उदाहरण के द्वारा औसत चाल को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे दिया गया है अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न में जो अब्दुल है वो घर से स्कूल जा रहा है। यहाँ पे हम घर मान लेते हैं उसका, और यहाँ पे हम एक बार मान लेते हैं ये उसका स्कूल है। तो जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि जाते वक्त भी और आते वक्त भी दूरी एक समान है, वो घर से स्कूल जा रहा है या स्कूल से वापस घर आ रहा है, दोनों ही स्थिति में दूरी समान है। परंतु यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर दूरी नहीं दी गई, इसलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं जो उससे घर से स्कूल की दूरी है वो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर होगी। अब यहाँ पे औसत चाल दी गई है जाते वक्त, और हमें पता है जो औसत चाल होती है, औसत चाल, उसका जो फार्मूला है वो होता है कुल दूरी बटे समय। अब देखिए, यहां पे हमें दूरी जो है वो x है, क्योंकि दूरी दी नहीं गई है, और जो समय लगा है वो मान लेते हैं जाते वक्त वो t1 लगा, क्योंकि दोनों समय में आते वक्त और जाते वक्त समय अलग है, तो इस वजह से यहां पे मैंने t1 माना। और इसका जो मान दिया गया है वो है हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जाते वक्त उसकी जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो यहां से अगर हम समय निकालना चाहें कि कितना समय उसको जाते वक्त लगा है, तो यहां से जो t1 होगा, जाते वक्त का समय जो होगा उसको हमने t1 कहा है, वो हमारे पास हो जाएगा x बटा 20, क्योंकि 20 ये यहां पे नीचे आ जाएगा, इतने घंटे का समय वो लेता है। अब देखिए, वापिस आते वक्त
जो वापिस आ रहा है घर की तरफ, वो वापिस आ रहा है स्कूल से, तो वहां पे लौटने का जो समय है, लौटने का समय, क्योंकि वापिस आते वक्त उसको अलग समय लगा है, धीरे आ रहा है, भीड़ कम थी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह आया, तो इस वजह से वापिस आते वक्त उसको कम समय लगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वह है t2, और वो हो जाएगा अब की बार जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा हमारे पास x बटे, और क्योंकि उसको उसी तरीके से आते वक्त जो औसत थी उसकी चाल वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा x बटे 40 घंटा, इतना समय उसको वापिस आते वक्त लगा है। तो देखिए अब ये बन जाता है t2। तो औसत चाल क्या होगी अब उसकी, औसत चाल, क्योंकि पूरी यात्रा की औसत चाल हमें यहाँ पे पता लगानी है। तो औसत चाल किसके लिए, पूरी यात्रा के लिए। तो पूरी यात्रा के लिए तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, जाते वक्त कुल दूरी x है, आते वक्त हमने यहाँ पे x मानी है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि x जाते वक्त x आते वक्त, तो x जमा x हमारे पास यहाँ पे हो जाती है 2x। तो यह हो जाएगी उसकी कुल दूरी। और समय कितना लिया, तो देखिए समय जाते वक्त उसने t1 लिया है, आते वक्त t2 लिया है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, समय दोनों जुड़ जाएंगे तो t1 जमा t2 इस तरीके से हो जाएगा। इसको और सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 2x जाते वक्त समय लगा है उसको x बटा 20, और आते वक्त उसको समय लगा है यहाँ पे जमा x बटा 40। अब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो ये हो जाता है हमारे पास 40, एंड उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास x। तो ये हो गया 2x बटे 3x, और ऊपर क्योंकि 40 नीचे है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यह हमारे पास हो जाता है x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास 80 बटा 3। और इसको अगर हम और अधिक सोल्व करके लिखते हैं, और 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम उसकी औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ऐसी बहुत सारी वस्तुओं की औसत चाल निकाल सकते हैं। आपने टीवी के ऊपर जब क्रिकेट मैच देखा है तो उस दौरान भी वह औसत चाल पता लगाते हैं। वह देखते हैं कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में क्या रही उस गेंदबाज की गेंद की गति, और उन सब को मिला के फिर वो कैलकुलेट करते हैं औसत चाल। इसके अलावा आपने कई बार औसत और भी चीजों की निकालते हुए देखा होगा, जैसे रनों का औसत। तो अगली बार जब भी आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी मित्र से मिलने जाएं, तो अपनी औसत चाल को जरूर निकालने का प्रयास कीजिए। पता लगाइए कि आपकी औसत चाल जब आप वहां उनसे मिलने गए तो क्या रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम गति के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।